नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की। नमस्कार, मैं हूं भवप्रीता और स्वागत करती हूं आपका खबरें खेती की में। तो आइए एक नज़र डालते हैं खेती से जुड़ी आज की सबसे अहम और ताज़ा खबरों पर। किसानों के लिए अब जानकारी लेना हुआ आसान, बनाई गई उनके लिए एक वेबसाइट। IVF तकनीक से पशुओं की नस्ल में हो सकता है सुधार। बरसात के मौसम में मुर्गी पालक रखें अपने बाड़े का खास ध्यान। किसान भाइयों बहनों, सरकार आपके लिए ढेरों नीतियां, योजनाएं और सुविधाएं लेकर आती है। कई बार ऐसा होता है कि इनकी जानकारी आप तक ठीक से पहुंच नहीं पाती। इसके निदान के लिए सरकार काम कर रही है। आप तक हर सटीक जानकारी पहुंचे, इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। किसान बंधु कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं, वहां उनको सरकारी योजनाओं, नीतियों और सुविधाओं की जानकारी एक जगह मिल जाएगी। जो सरकार की योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं वो हमारे वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर सभी योजनाओं के बारे में अंकित किया गया है। तो वहां जाकर कृषक अपने जो भी विचार हैं उसके बारे में जान सकते हैं। और जो जिलों में हमारे कार्यालय हैं, उद्यान कार्यालय, वहां पदस्थापित जिला उद्यान पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं कृषि सलाहकार, सभी से आप योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों बहनों, आज तकनीक के युग में ऐसे भी तरीके हमारे पास हैं जिनसे पशुओं की नस्ल को बेहतर किया जा सकता है। ऐसी ही एक तकनीक है IVF तकनीक। IVF को मुख्यतः प्रजनन की समस्या को दूर करने के लिए और पशु की नस्लों में सुधार लाने के लिए किया जाता है। आप भी अपने गाय भैंसों की नस्ल बेहतर करने के लिए IVF का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप किसी पशु वैज्ञानिक के पास जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में बिहार वेटनरी कॉलेज के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत का क्या कहना है। तो ये IVF तकनीक का बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो गायें, मान लीजिए कि हमारी गायें बहुत पहले अच्छी दूध देती थी, धीरे धीरे उनका नस्ल का क्षरण होता गया और हमारी गायें जो है कम दूध देने लगी। लेकिन इस तकनीक के माध्यम से अच्छी नस्ल की गायों को जो ज़्यादा दूध देते हैं उनका संवर्धन करके बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया जा सकता है, जो एक मील का पत्थर साबित होगा नस्ल सुधार में। किसान भाइयों बहनों, अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं तो ये जानकारी आपके लिए। बारिशें आ चुकी हैं और अपने साथ आपके लिए चुनौतियां भी लाई हैं। इस मौसम में वातावरण में नमी काफ़ी ज़्यादा रहती है। यह नमी मुर्गी फार्म में अगर फैल जाए तो बाड़े में संक्रमण रोग फैल सकते हैं। इन संक्रमण से बचने के लिए आप बाड़े की सफाई का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर अपने बाड़े को साफ करते रहें और हवादार बनाए रखें। आइए देखते हैं इस बारे में बिहार वेटरनरी कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर पंकज का क्या कहना है। ऐसी परिस्थिति के समाधान के लिए नितांत आवश्यक है कि अपने मुर्गी फार्म को नमी रहित बनाए रखें। इसके लिए आप मुर्गी फार्म में प्रति 200 वर्ग फीट में 5 किलो चूना का प्रयोग करें। ये चूना का प्रयोग प्रत्येक 15 दिन पर करें, जो कि वहाँ के नमी रहित वातावरण को बरकरार रखने में सहायक होगा। दूसरा प्रबंधन में आप कर सकते हैं कि जो ड्रिंकर है, पानी पीने का जो बर्तन है, उसका स्थान नियमित बदला करें, ताकि उसके नीचे जो नमी है वो अगले दिन सूख जाए, दूसरे जगह हो, क्योंकि नमी के चलते मृत्यु दर बढ़ेगी। किसान भाइयों बहनों, अपनी खेती से अच्छी उपज
और अधिकतम मुनाफा पाने के लिए आवश्यक है कि अपनी मिट्टी के अनुसार ही फसल की नस्ल या प्रभेद का चयन किया जाए। ये बात फलों और सब्जियों पर भी लागू होती है। अगर आप बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए कई प्रकार की अच्छी उन्नत और किस्में उपलब्ध हैं। अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 5, विजय हाइब्रिड और पंत ऋतुराज शामिल हैं। आप इनमें से अपने लिए प्रभेद का चुनाव करें और अच्छी उपज पाएं। सफलता की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राम जाफरपट्टी, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान वीरचंद्र कुशवाहा। इन्होंने परवल की खेती कर अपनी लागत मूल्य से अधिक मुनाफा कमाया है। इनका मानना है कि किसान बंधु अगर अपनी मिट्टी, जलवायु और मौसम को ध्यान में रखकर खेती करें तो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं इनकी कहानी। मैं परवल की खेती पिछले सालों से करते आ रहा हूँ। यह परवल की जो अलानी खेती है यह बहुत लंबे समय तक टिकाऊ खेती है, जो हमारे मार्च से स्टार्ट हो जाता है फरना और अक्टूबर नवंबर तक फरते रहता है। दूसरी बात, इसमें लागत जो आता है सिर्फ एक बार ही अलान बनाने में इसकी लागत आती है, जो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से इसमें खर्च आता है। और इसमें मुनाफा जो होता है वह सही माने में और हर बीमारी से यदि बचते रहा तो 20 हज़ार के पर कट्ठा इसकी उपज आती है। किसान भाइयों बहनों, तकनीक की नई नई इजाद से खेती के क्षेत्र को कई उपकरण मिले हैं जो आपके समय और श्रम को बचाते हैं। ऐसा ही एक उपयोगी उपकरण है लेज़र लैंड लेवरल। इसे लेज़र समतल भी कहा जाता है। जहाँ भूमि समतल नहीं है वहाँ भूमि को लैंड लेवलर की मदद से समतल बनाया जाता है। इसका उपयोग बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए किया जाता है। यह मशीन खेती के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि समतल खेतों में पानी बचत होती है और बिजाई अच्छी होती है। आइए अब चलते हैं आलू प्याज मंडी बाजार समिति पटना और जानते हैं आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2,200 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2,300 रुपये प्रति क्विंटल। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के अनुमानित तापमान पर। आज का अधिकतम तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस। तापमान सामान्य है लेकिन उमस के कारण थकान और पसीना अधिक हो सकते हैं। ऐसे में किसान भाई स्वयं को हाइड्रेटेड रखें और पशुओं को पर्याप्त छाया एवं पानी उपलब्ध कराएं। याद रखें, मौसम चाहे जैसा भी हो, सावधानी हमेशा लाभकारी होती है। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिसने खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा यह कार्यक्रम कृषि दर्शन हमारे किसान भाइयों को समर्पित है। तो आज हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर केले की खेती के बारे में। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ आज के हमारे विशेषज्ञ से। तो आज किस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर
सूरज प्रकाश जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए, आज का विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे कि टिश्यू कल्चर केले की जो खेती होती है वो किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इसकी जो टिश्यू कल्चर की जो खेती है उसकी विधि क्या होती है, उसको लगाने का समय क्या होता है, कितना वक्त लगता है, और इसके साथ ही कि जो पौधा सामग्री होती है वो क्या क्या होती है। आज जो विषय है वो टिश्यू कल्चर केले की खेती है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि केले की खेती का महत्व क्या है, कैसे टिश्यू कल्चर केले बनाया जाता है। तो यह जो टिश्यू कल्चर केले है ये आपको बिल्कुल ही प्रयोगशाला में ये पौधे को हम ग्रो करते हैं, और यह पौधे जो हैं किसी तरह में इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। ये बिल्कुल ही वायरस से, जीवाणु से और कवक रोग से मुक्त तैयार किया जाता है। जब यह एक बार पौधे तैयार हो जाता है तो हम उसके हार्डनिंग प्रोसेस से उसको पौधे को नेट में रख करके और लाते हैं। जहाँ तक बात है कि हमें किस समय उसको लगाना है और कैसे लगाना है, तो अमूमन तौर पे हमारे किसान भाई हैं वो 2 से 2 मीटर की दूरी या 1 एकड़ में 1200 पौधे इसमें लगाते हैं। और पौधे लगाने के पूर्वत इसमें हमें गड्ढा कर लेना है, आधा मीटर मतलब 0.5 मीटर लंबा, 0.5 मीटर चौड़ा और 0.5 मीटर गहरा है जो कि गड्ढा बनाएंगे। गड्ढा बनाने के उपरांत जो है उसमें आपको कंपोस्ट, जो भर्मी कंपोस्ट है या सड़े हुए गोबर की खाद है, अगर भर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो उसमें 5 केजी डालेंगे, और सड़े हुए गोबर की खाद डालेंगे तो उसमें 10 केजी डालेंगे। और डालने के उपरांत, जैसे अभी जो है जून और जुलाई का महीना है वो बहुत ही उपयुक्त समय है केले के पौधे लगाने के लिए। ऐसे अगर हम टिश्यू कल्चर के पौधे लगाना चाहते हैं तो हम अप टू अक्टूबर तक लगा सकते हैं, जहां हमारा समुचित पानी का साधन हो और मतलब इरिगेशन का साधन हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अभी का जो समय है, जून जुलाई का जो महीना है, बहुत उपयुक्त महीना है और इसमें हम लगा सकते हैं। पौधे को जो है, जैसे हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है आपका यहाँ पे टिश्यू कल्चर पौधे मिलती है और बनाया जाता है। तो एक विश्वसनीय जगह से हमें पौधे को लाना है, और लगाने के पूर्व जैसे हमने गड्ढा बना लिया, गोबर की खाद डाल लिए, तो उसके पहले जो है लगाने के पूर्व 10 ग्राम है जो कार्बोफ्यूरान नाम की दवा आती है, कार्बोफ्यूरान 10 ग्राम पर फीट के नाम रेट से उसमें डालेंगे। और डालने के उपरांत जो है पौधे जो हमारे जो होते हैं, जो नर्सरी में तैयार होते हैं, उनको जो है जब लगाने लगेंगे तो वो प्लास्टिक बैग में रहता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लास्टिक बैग को शार्प ब्लेड से कट करेंगे, और कट करने के बाद जो हमारे वो मिट्टी लगे हुए रहेंगे जड़ में, उसको एज इट इज पीट में डाल करके और चारों तरफ से मिट्टी डाल करके उसको पैक करेंगे। जी, हमने जाना कि क्या विधि होती है, क्या समय होता है, और अब डॉक्टर प्रकाश, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि टिश्यू कल्चर केले में जो पोषक तत्व, जो प्रावधान होते हैं, वो पूरा प्रोसेस, पूरा मेथड क्या होता है। तो आपका जो दूसरी सवाल है कि हमें पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना है केले में, ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग ऑलरेडी अनुसंधान कर चुके हैं भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में हम जब थे, और इसमें हम लोग रिजल्ट पाए कि जो हमारा नेशनल प्रोडक्शन लेवल है वो है जो कि 40 टन पर हेक्टेयर है, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर करके इसमें 70 टन पर हेक्टेयर बिहार में हम लोग केले का उत्पादन किए। और इसमें पोषक तत्व कैसे मैनेज करना है ताकि हम ये एक अच्छे प्रोडक्शन को अटेंड कर सके। तो जब हम पौधे को, जैसे हमने बताया कि पौधे को लगा देना है भर्मी कंपोस्ट डाल करके, उसके बाद हमें 30 दिन के बाद में हमें है जो कि 100 ग्राम DAP जो खाद आती है उसको हमें डालना है पर पौधे से। ध्यान रखना है कि हम जब खाद डालने लगेंगे तो पौधे से जो है 1 फीट की दूरी पर हट करके डालेंगे। ऐसा नहीं है कि पौधे के जड़ को सटा करके डालेंगे। इससे क्या होता है कि पौधे का जो जड़ है वो दूर में डालने से खाद उसके जड़ को प्रभावित नहीं करता है और धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करना शुरू करता है। दूसरी जो हमें खाद की जो अनुशंसित मात्रा है वो नाइट्रोजन जो है 300 ग्राम और जो पोटासियम है वो 400 ग्राम पोषक तत्व डालते हैं।
लेकिन हमें जो ये दोनों जो पोषक तत्व हैं, अगर हम वजन से एक्टिव इंग्रेडिएंट करेंगे तो 650 ग्राम यूरिया और 650 ग्राम पोटास आते हैं। लेकिन हमें एक बार में नहीं डालना है, इसको 5 भाग में तोड़ के डालना है। 5 स्प्लिट डोजेज में हम लोग डालते हैं, तो इसका प्रभाव जो है और भी पॉजिटिव आता है। जैसे पहला हम लोग जो डोज है वो 70 से 75 दिन पर डालते हैं। पहले 30 दिन पर DAP डालेंगे, उसके बाद 70 से 75 डे पर 150 ग्राम है जो कि वो 150 ग्राम जो है आपको यूरिया डालेंगे और 150 ग्राम पोटाश डालेंगे। उसके बाद 110 दिन के अंतराल पे जो है 110वां दिन में हम लोग फिर से रिपीट करेंगे डोज को, 150 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम पोटाश डालेंगे। देन फिर से हमें जो है 165 दिन पे जो है आपको डालेंगे 150 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम पोटाश। फिर 210 दिन पे डालेंगे 150 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम पोटाश। और जो नेक्स्ट जो है जो और लास्ट डोज है वो आपको 260 दिन के अंतराल पे डालते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हम अगर 260 दिन 200 दिन अगर हमारा अटेंड कर लेगा पौधे, तो उसमें जो है बंच आना शुरू होगा, जो घौद निकलने की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। मतलब कहने का मतलब जो हमारा है कि जो केले की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है वो 6 महीने तक होता है जब हम पौधे लगाते हैं, और उसमें जब फिर जो बंच बनने की प्रक्रिया है वो 6 से 8 महीने में शुरू हो जाता है और 8 से 9 महीने के अंदर में बंच निकल जाता है। सच में देखिए कि किसी भी पौधे को समूचे रूप में हेल्दी बनाने के लिए बेहद ही आवश्यक होता है पोषक और न्यूट्रिएंट्स। और इसी के साथ हमारे विशेषज्ञ से मैं यह जानना चाहूँगी कि जो टिश्यू कल्चर केले में जो खरपतवार का जो प्रबंधन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, तो उसका जो प्रबंधन होता है वो कैसे और किस प्रकार होता है? तो केले में खरपतवार का प्रबंधन है जो पहले 6 मंथ तक करना है। जब हमारे पौधे जो हैं 30 दिन के रहेंगे तो हम कोई भी जैसे 2,4-D है उसमें आपको है ग्लाइफोसेट है, लेकिन ग्लाइफोसेट अप्लाई करने के पहले हमें देखना है उसमें कि पौधे को हम ढक करके करेंगे, क्योंकि वो उस समय पौधे हमारे छोटे होते हैं तो कवर करके हम स्प्रे कर सकते हैं। जब ये 2 से 3 महीना होगा तो एक बार मैनुअल बीडिंग कर देंगे, जिससे जो है अगर वो पौधे एक बार 6 महीने के हो जाएंगे तो फिर हमें मैनुअल बीडिंग की बीड्स आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका एरिया जो है ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कैनोपी नहीं ग्रो होता है, उसका छत्रक नहीं बनता है, तब तक हमें बीड मैनेजमेंट पहले 6 महीने तक करना है। और चूँकि समय की सीमा है और जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल यह लेना चाहूँगी और संदेशात्मक रूपी मैं आपसे जवाब यह चाहूँगी कि थोड़ा आप हमें बताएं कि जो जल प्रबंधन और जो कीट प्रबंधन होता है उस पर किस तरीके से हमारे जो किसान भाई, हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? जल प्रबंधन हम मौसम के अनुसार करते हैं। हम 15 से 20 दिन के अंतराल पर उसमें जल डालने का काम करते हैं, लेकिन अगर मौसम में हमें नमी होगी या फिर बारिश होगा तो उसको देख करके हमें है जो जल प्रबंधन करना। कीट की जहाँ तक बात है तो इसमें जो हमारा स्कैरी बीटल करके है, जो भृंग रोड कीट कहते हैं, ये केले के छिमरी को है जो कि खा जाता है। और साथ साथ इसमें जो है केले का गलवा रोग, जो कि अभी पूर्णिया और बिहार के लिए बहुत बड़ा ही ये हो रहा है कि जिससे केले का प्रोडक्शन घट रहा है। तो ये देने के रोकथाम है जो कि करने के लिए आप कहीं भी जो हमारे विश्वविद्यालय के जो शाखाएं हैं, या तो आप सबौर में कांटेक्ट कर सकते हैं, पटना में है पटना कर सकते हैं, तो अलग अलग सेंटर में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, वहाँ आप है जो कि संपर्क स्थापित करके किसान भाई अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों
FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।